इस बार चुनाव के पहले 2 चरणों की तरह तीसरे चरण में भी उन तमाम सीटों पर जबरदस्त वोटिंग हुई है जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है, जबकि उन सीटों पर सबसे कम वोटिंग हुई जहां 80 से 90% हिंदू वोटर है। अब तक के चुनावों में जिन 282 सीटों पर वोटिंग हुई है, उनमें सबसे ज्यादा 92.1% मतदान असम की धुबरी सीट पर हुआ है और यह वही सीट है जहां मुसलमानों की आबादी 79.7% है, यानी लगभग 80%, और हिंदुओं की आबादी सिर्फ 19.9%। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि हमारे देश में कोई सीट ऐसी भी हो सकती है जहां 92.1% वोटिंग हो जाए, लेकिन असम में धुबरी सीट पर 92% वोटिंग हुई है। धुबरी सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान हुआ था और इसी चरण में पूरे देश में सबसे कम 49.5% वोटिंग गुजरात की अमरेली सीट पर हुई थी और यह वही सीट है जहां हिंदुओं की आबादी 93.1% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 6.5% है। तो आप देख लीजिए, हमने आपको 2 सीटें दिखाई। जहां सबसे कम मतदान हुआ है वो है अमरेली सीट गुजरात की, और जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है वो भी हमने आपको दिखाया, वहां 92% मतदान हुआ है और वो है धुबरी सीट। इस समय आप देख सकते हैं। यहां बात सिर्फ कुछ सीटों और कुछ राज्यों की नहीं है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान हुआ, जिनमें सबसे ज्यादा 62.9% वोटिंग संभल में हुई और सबसे कम 54.1% वोटिंग आगरा में हुई। संभल में सबसे ज्यादा मतदान शायद इसलिए हुआ क्योंकि वहां 50.2% मुसलमान है और 49% हिंदू है। आगरा में सबसे कम वोटिंग शायद इसलिए हुई क्योंकि आगरा में 88.8% हिंदू हैं और सिर्फ 9.2% मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार की अररिया सीट पर भी 61.9% मतदान हुआ, जहां 41.1% मुसलमान है और 58.5% हिंदू है, जबकि सबसे कम मतदान 54.5% झंझारपुर सीट पर हुआ, जहां 84.7% हिंदू हैं और सिर्फ 15.2% मुसलमान हैं। और यही पैटर्न पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 81.5% वोटिंग मुर्शिदाबाद सीट पर हुई, जहां 68.5% मुस्लिम हैं और सिर्फ 30% हिंदू हैं, जबकि मालदा दक्षिण सीट पर 76.7% वोटिंग हुई, जहां 58.8% मुसलमान हैं और 40.2% हिंदू हैं। इसी तरह जंगीपुर सीट पर 75.7% वोटिंग हुई, जहां 63.2% मुसलमान हैं और 36% हिंदू हैं। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग का यह खास पैटर्न सिर्फ तीसरे चरण तक सीमित नहीं है। अब तक हमारे देश में कुल 3 चरणों का चुनाव हुआ है, जिनमें देश की 52% यानी 282 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। और इनमें भी जिन 5 सीटों पर देश में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, उन सारी सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% से लेकर 80% के बीच है। पूरे देश में सबसे ज्यादा 92.1% मतदान असम की धुबरी सीट पर हुआ, जो हम आपको बता चुके हैं। यहां 79.7% मुसलमान है, 19.9% हिंदू। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 85.2% मतदान असम की ही बारपेटा सीट पर हुआ, जहां 70% मुसलमान हैं और 29% हिंदू हैं। तीसरे नंबर पर पूरे देश में सबसे ज्यादा 84.9% मतदान असम के ही नगांव सीट पर हुआ, जहां 43% से ज्यादा मुसलमान हैं और 56% हिंदू हैं। चौथे नंबर पर 84.1% मतदान लक्षद्वीप सीट पर हुआ, जहां 96.6% मुस्लिम हैं और सिर्फ 2.8% हिंदू हैं और हिंदू लक्षद्वीप में अल्पसंख्यक है। इसी सूची में लक्षद्वीप के बाद पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद सीट आती है, जो मैं आपको बता चुका हूं, जहां 81% वोटिंग हुई है, 68.5% मुस्लिम हैं और 30% के आसपास वहां पर हिंदू हैं। लेकिन अगर हम सबसे कम मतदान वाली सीटों की बात करें तो इस सूची में सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट, जहां दूसरे चरण में सिर्फ 49.4% वोटिंग हुई और मथुरा में 90% हिंदू हैं और सिर्फ 8.5% मुस्लिम वोटर हैं। मथुरा के बाद दूसरे नंबर पर सबसे कम 49.5% वोटिंग गुजरात की अमरेली सीट पर हुई, वो भी मैं आपको बता चुका हूं, 93.1% हिंदू, 6.5% मुसलमान।
बिहार की भागलपुर सीट पर 53.5% वोटिंग, जहां 82% हिंदू, 17% मुसलमान। इसी हिंदू बहुल सीट पर दूसरे चरण में बिहार में सबसे कम मतदान हुआ था। और अगर कल कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अब तक के मतदान वाली 282 सीटों में से जिन 100 सीटों पर सबसे कम मतदान हुआ है, उनमें 85% सीटों पर हिंदू बहुसंख्यक हैं। और इससे यह पता चलता है कि जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, वहां तो सभी चरणों में ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन जिन सीटों पर हिंदू वोटर ज्यादा हैं, वहां सबसे कम वोटिंग हो रही है। और अगर इन आंकड़ों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करें तो इनसे 3 बातें समझ में आती हैं। पहला, इससे पता चलता है कि हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम वोटर्स अपने मतदान को लेकर ज्यादा जागरूक हैं। उन्हें अपने वोट की ताकत का हिंदुओं से, हिंदू वोटर से या किसी और वर्ग के वोटर से ज्यादा वो अपने वोट की ताकत को समझते हैं, और इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा वोटिंग करके एक तरीके से लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। दूसरा, इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मुस्लिम वोटर्स में एकता है, इसे कम्युनिटी वोटिंग भी कहते हैं, और वो एकजुट होकर चुनावों में वोट डालने के लिए एक साथ अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हमारे देश में हिंदू वोटर्स अलग अलग मुद्दों पर वोट डालते हैं, इसलिए उनमें एकता की कमी नजर आती है। हिंदू वोटर्स जो होते हैं वो बहुत बार जाति के आधार पर वोट डालते हैं, बहुत बार धर्म के आधार पर वोट डालते हैं, महंगाई, बेरोजगारी और फ्री बीज के मुद्दे पर भी वो वोट डालते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू वोटर है वो अक्सर जातियों में विभाजित होकर मतदान करता है। लेकिन मुस्लिम वोटर्स इतनी बड़ी संख्या में किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं, इसका जवाब 4 जून को पता चलेगा, जब चुनावों के नतीजे आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी, ये 2 चेहरे हैं। आज जो चुनावी युद्ध चल रहा है उसके 2 चेहरे आपको दिखाई देते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी। आज हम इनकी एक तुलना करेंगे, और तुलना क्या है, इनकी चुनावी मेहनत का एक तुलनात्मक विश्लेषण हम करेंगे, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, और आपको बताएंगे कि इन दोनों ने इस चुनाव में कितनी रैलियां की हैं, कितने रोड शोज किए हैं और कितने इंटरव्यूज दिए हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले 3 चरणों में कुल मिलाकर 83 रैलियां की हैं, 83, जिनमें 31 रैलियां उन्होंने पहले चरण में की, 16 रैली दूसरे चरण में और 36 रैलियां तीसरे चरण में उन्होंने की। और इस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने हर दिन औसतन 2 से ज्यादा रैलियां की हैं इस गर्मी में, और कुल 83 रैलियों को उन्होंने 15 से ज्यादा राज्यों में जाकर संबोधित किया है, और उनकी उम्र है 73 वर्ष। लेकिन दूसरी तरफ इसकी तुलना में राहुल गांधी ने आधी मेहनत भी नहीं की है। राहुल गांधी ने पहले 3 चरणों में अभी तक सिर्फ 40 रैलियां की हैं, जिनमें पहले चरण में उन्होंने 21, दूसरे चरण में 8 और तीसरे चरण में सिर्फ 11 रैलियों को संबोधित किया, जिससे पता चलता है कि 73 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी अपने से 20 साल छोटे 53 वर्ष के राहुल गांधी से डबल मेहनत इस चुनाव में कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी हर दिन औसतन 2 से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी हर दिन औसतन 1 रैली कर रहे हैं। और बात सिर्फ चुनाव प्रचार और रैलियों और रोड शो की नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में अलग अलग न्यूज चैनल्स, अखबारों और न्यूज एजेंसीज को 20 से ज्यादा इंटरव्यूज दे चुके हैं, जबकि राहुल गांधी ने अभी तक किसी को भी एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि राहुल गांधी इंटरव्यू देने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो मोदी पर आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर, कि वो कभी इंटरव्यू नहीं देते, वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी 20 इंटरव्यूज दे चुके हैं, और ये 20 इंटरव्यूज जो हैं इसमें हमारे देश के जो मीडिया हाउस हैं, विदेशों के जो अखबार हैं, और उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, पूर्वी भारत के, पश्चिमी भारत के, यानी उन्होंने भारत के हर क्षेत्र में, हर जितने भी बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं, अखबार हैं, न्यूज चैनल्स हैं, सबको इंटरव्यू दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इंटरव्यूज नहीं दे रहे हैं, और उनके सलाहकार कहते हैं कि देखिए वो खुलकर प्रेस से बात करते हैं, इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जब पत्रकार उनसे कोई मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं, कोई ऐसा सवाल जो उन्हें पसंद नहीं है, जिसका जवाब उनके पास होता नहीं है, तो वो पत्रकारों को ही बीजेपी का एजेंट बता देते हैं और कहते हैं कि बीजेपी ने इन पत्रकारों को यह सवाल पूछने के लिए यहां भेजा है।
और ये सारे बीजेपी के एजेंट हैं। और आप इस बात को उनके कुछ पुराने बयानों से समझ सकते हैं जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सवाल पूछने वाले पत्रकारों के लिए क्या भाषा का इस्तेमाल किया, देख लीजिए। राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं लोग। तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। तो प्रधानमंत्री मोदी 20 इंटरव्यूज दे चुके हैं और आगे भी वो और इंटरव्यूज देंगे। न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देंगे, अखबारों को इंटरव्यूज देंगे। अब हम राहुल गांधी से भी ये कहना चाहते हैं कि उन्हें भी अपने इंटरव्यूज की श्रृंखला शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं उसमें वो किसी को कोई सवाल पूछने नहीं देते। वही सवाल लेते हैं जो उनके मनपसंद सवाल होते हैं, और कोई और कुछ पूछ ले तो कह देते हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है। इसलिए अब उन्हें भी इंटरव्यूज शुरू करने चाहिए, उन्हें न्यूज चैनल्स पर इंटरव्यू देने चाहिए, उन्हें अखबारों में इंटरव्यूज देने चाहिए और अपनी बात देश के लोगों तक इन इंटरव्यूज के जरिए पहुंचानी चाहिए। दूसरा, इस देश के पत्रकारों को यह मौका दिया जाना चाहिए कि वो राहुल गांधी के सामने बैठकर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा सारे सवाल उनसे पूछ सके। अब देखिए, भारत में लोकसभा चुनावों के बीच रशिया ने अमेरिका पर 2 बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप यह है कि अमेरिका भारत के लोकसभा चुनावों में दखल दे रहा है और भारत के लोकसभा चुनावों को अस्थिर करना चाहता है। दूसरा, रशिया के विदेश मंत्रालय ने खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयास के मामले में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया है और इस मामले में भारत का साथ दिया है। रशिया ने कहा है कि इस मामले में रशिया भारत के साथ है और अमेरिका एक राष्ट्र के तौर पर भारत का इस तरह से अपमान नहीं कर सकता। तो अब देखिए, बड़ी बात यह है कि रशिया जो आरोप लगा रहा है वो क्यों लगा रहा है और दुनिया के बड़े बड़े देश आखिर भारत के चुनावों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। इन चुनावों को अस्थिर करने के पीछे एक ही मंशा हो सकती है कि अमेरिका जैसे देश भारत में एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो मजबूत ना हो, जो मजबूती से उनके सामने खड़ी ना हो, जो मजबूती से उनके सामने अपनी शर्तें ना रख सके। और दूसरा, पन्नू के मामले में भारत का साथ देकर रशिया ने यह बता दिया है कि वो भारत का सच्चा दोस्त है, भारत का असली दोस्त है और चाहे कुछ हो जाए भारत और रशिया हमेशा दोस्त बने रहेंगे। आज हम आपको यह बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और आपको कैसे खाना चाहिए, क्योंकि 56% लोग सिर्फ इसलिए बीमार हो रहे हैं क्योंकि वो ठीक खाना नहीं खा रहे। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और लोग दवाएं तो खूब खाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि जो खाना वो हर रोज खा रहे हैं वही खाना उन्हें एक दिन इतनी सारी दवा खाने पर मजबूर करता है। आज हमारे देश में 56.4% यानी आधे से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि वो अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 13 वर्षों के बाद खान पान की नई गाइडलाइंस बनाई हैं और यह इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले कुछ समय में और खास तौर पर आखिरी 1 दशक में भारत में लोगों के खाने पीने का तरीका बहुत तेजी से बदला है। आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी पिछले 10 से 20 वर्षों के अंदर खाने पीने का जो पूरा तरीका है वो बदल गया होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह बताई गई है कि भारत में लोग अनाज बहुत ज्यादा खाते हैं, जबकि खाने का सही तरीका यह है कि आपकी थाली में अनाज और मिलेट्स यानी रोटी, चावल वगैरह 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके खाने में 15% दाल, बीन्स और नॉनवेज खाना हो सकता है। बाकी का 40% आपको सब्जियों, फलों, दूध
और नट्स से पूरा करना चाहिए। तब जाकर यह पौष्टिक खाना होगा जो ज्यादातर लोग खाते ही नहीं है। इसलिए वो लोग कमजोर होते चले जाते हैं और कम उम्र में ही बीमारियां उन्हें पकड़ लेती हैं। इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की बीमारियों से बचना है तो सबसे पहले आपको अपनी थाली की निगरानी करनी चाहिए। अनाज के अलावा हमारे देश में लोगों को मीठा भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जो अनाज या अनाज से बनी चीजें खाते हैं उनमें भी चीनी मिली होती है। इसलिए अगर आप एक दिन में 20 से 25 ग्राम यानी 4 से 5 टीस्पून से ज्यादा चीनी खा रहे हैं तो इससे आपको बहुत नुकसान होगा। आपको यह कम कर देना चाहिए। प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत सारे लोग आजकल ले रहे हैं, उससे भी आपको बचना चाहिए क्योंकि इसमें एडिड शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है जिससे फायदा होने से ज्यादा आपको नुकसान पहुंचता है। यह आपका वजन भी बढ़ा सकता है और आपके लिवर पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। नई गाइडलाइंस में एक और बात लिखी है और वो आपके बड़े काम की है। जो लोग ये ध्यान रखते हैं कि खाने में तेल कम हो वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि सबसे अच्छा मिट्टी का बर्तन होता है क्योंकि इसमें कम तेल में खाना बन सकता है और खाने की पौष्टिकता भी बनी रहती है। तो आपको यह देखना होगा कि आप जिस बर्तन में खाना बना रहे हैं वो बर्तन कौन सा है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना शुरू कीजिए। मिट्टी के बर्तन पर्यावरण के हिसाब से भी अच्छे होते हैं और आसानी से रिसाइकल हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी के बर्तनों में आप बहुत कम घी और तेल का इस्तेमाल करके स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। वैसे आपके किचन में मिट्टी के बर्तन हो या ना हो, लेकिन अगर धातु के आपके किचन में बर्तन हैं, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके रसोइयों में धातु के बर्तन बहुत सारे होंगे, इनमें स्टेनलेस स्टील के बर्तन तो बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, लेकिन अगर आप अचार, चटनी, सांभर जैसी जो खट्टी चीजें हैं उन्हें आप एल्यूमिनियम, लोहे, पीतल या कांसे के बर्तनों में रखते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि खाने की इन चीजों में एसिड होता है जिससे वो इन धातुओं के साथ रिएक्शन करते हैं और इससे आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये आप देख लीजिए, स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन एल्यूमिनियम, लोहा, पीतल, कांसा और खास तौर पर अचार, चटनी और खट्टी चीजें जो आप रख देते हैं अलग अलग धातुओं के बर्तनों में, वो आप बिल्कुल ना रखें।